हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का NK24 इंजीनियर्स में। दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है UKPSC जेई के द्वारा जो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता की भर्ती निकली हुई 2021 के उसका आखिरकार नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। कल शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था और आज जो है उसका पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरीके की वीडियो मैं लेके आऊँगा, ताकि आप भी जो है बने रहे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाशन की विज्ञापन तिथि आप देख पा रहे हो। डायरेक्ट जो है विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास विज्ञापन संख्या सामने है, और यहाँ पे जो है प्रकाशन की तिथि ये है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन करने की विज्ञापन प्रकाशन की तिथि क्या है, आज से, और ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी आज से शुरू हो चुकी। कल के नोटिफिकेशन में उन्होंने हमें डिटेल बता रखा है। तो आप लेके चलिए, सीधे से इसको कंप्लीट करिए और अपने पूरे फोकस के साथ अपने आप को पढ़िए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अति महत्वपूर्ण निर्देश आप देख सकते हैं कि कृपया अभ्यर्थी एवं ऊर्ध्व 36 एवं 36 आरक्षण से संबंधित सभी श्रेणियाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ऊर्ध्व एवं 36 आरक्षण से संबंधित श्रेणी उप श्रेणी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किए जाने की दर में रिट स्पेशल अपील। ठीक है, राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा मोबाइल संख्या उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित आदेश इतने इतने पर तथा विशेष अनुज्ञा अनुशासन नंबर माध्यमिक उच्च शिक्षा द्वारा आदेश क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 17 दिसंबर ऑनलाइन भरने की आवेदन की अंतिम तिथि है। विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवर्तन अवश्य धारित करते हो। अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि, रिजल्ट डेट वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र में निर्गत होने की तिथि या मार्कशीट इशूइंग डेट हो। अतः अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की शैक्षिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन डिटेल के विवरण में रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र में निर्गत होने की तिथि यानी कि मार्कशीट इशू डेट अंकित होने की तिथि विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हता की पुष्टि न होने पर विद्यार्थी का अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। इसकी जिम्मेदार पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी। तो इसमें आप बहुत ज़रूरी ध्यान रखिए, जो इन्होंने पूरा साफ साफ नोटिफिकेशन भी इन्होंने लिखा हुआ है कि इस स्थिति में जो भी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा आपके लिए कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही ढंग से भरेंगे। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। चौथे आप देख रहे हैं कि फर्जी प्रमाण पत्रों जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु या आरक्षण संबंधी के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवादित या कर दिया जाएगा। साथ ही सुसंगत गतिविधियों से विरुद्ध अभियोजन में दर्ज कराया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पृथक रूप से कुछ भी लिखना या लिखा होना अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा। अगला देखेंगे, 5वां पॉइंट क्या लिखा है इन्होंने कि ऑनलाइन आवेदन में पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत उपरोक्त पत्र में दी गई प्रविष्टियों या आवेदित पत्र की अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी उप श्रेणी तथा आयु एवं शिक्षा संबंधी इत्यादि के होने में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करना स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो जो है आप सही ढंग से फॉर्म भरिए। उत्तराखंड शासन आदेश जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। शासन आदेश संख्या दिनांक कोविड-19 की रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ने प्रतिप्रभाव को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्र की किए जाने की शुल्क के व्यय भार में आवेदकों को मुक्त करने के लिए दिनांक 31/3/2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा में आवेदकों का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो एक बात सबसे ध्यान की बात है कि यहाँ पे जो है 31 मार्च 2022 तक आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी भरते हैं। ठीक है, तो 7वां पॉइंट हम देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची प्रविष्ट 1 तथा परीक्षा केंद्र उपयुक्त क्रम में देख सकते हैं। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों के प्रारूप हेतु प्रविष्ट 3 सूत्र लेखक चाहने विषयक प्रपत्र में प्रारूप प्रविष्टियां 4 तथा न्यूनतम अर्हता हेतु प्रविष्ट 5 का अवलोकन अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल है। अगला क्या 8वां भी लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में पढ़ के बता रहा हूँ, एक तरफ से पढ़ के जाएंगे कि आवेदन के
इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी अन्य प्रमाण पत्र को आयोग के कार्यालय में जमा या प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आपकी सीधी सी है कि आवेदक इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी अन्य प्रमाण पत्र को आयोग की कार्यालय में जमा या प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी इस बार आपको क्या है, पहले क्या होता था कि पहले हमें ऑफलाइन भी जमा करने होते, लेकिन इस बार ऑफलाइन जमा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या फिर आगे क्या होगा कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा परीक्षा की सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा के पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट की प्रति अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानार्हता, आरक्षण, आपत्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों को छाया प्रति आयोग कार्यालय द्वारा जमा किए जाने व विहित समय सीमा के अंदर आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचनार्थ विज्ञापित आयोग की वेबसाइट व दैनिक समाचार पत्रों पर अलग से दी जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इस बार आपको जो है यहाँ पे सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है, आप इसको भी आप भी पढ़ सकते हैं एक बार फॉर्म भरने से पहले। तो इस बार कोई गलती ना करें, क्योंकि बहुत दिनों बाद, बहुत लंबे 6-7 सालों बाद ये भर्ती आई हुई है। इसको ध्यान से पढ़िए और जितने भी आपके साथी हैं जो कनिष्ठ सम्मिलित कनिष्ठ अभ्यर्थी की तैयारी कर रहे हैं, सबको शेयर कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चले और सब इस फॉर्म को भर सकें। इस बार जो है, इस बार इसको निकाल के रहना है जितने भी लोग हैं। बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत अच्छा मौका है सबके पास, गोल्डन चांस है आप सभी के पास। तो आप सभी इस फॉर्म को अवश्य भरें, और जो अगर आपके पास एक आता आप अवश्य भरें, और जितने भी आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबको ये विज्ञप्तियाँ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले, और आप सभी जो है मिलकर इस फॉर्म को जरूर भरें, अवश्य भरें। ऑनलाइन फॉर्म सब चीज़ों का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9वां पॉइंट क्या है कि विज्ञापन पत्र चयन है तो अभ्यर्थियों की लिखित अर्हता, परीक्षा का एवं प्रवेश संख्या एक में उल्लेखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में लिखित प्रकृति परीक्षा आयोग की सफल घोषित साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। जो आपका जो है साक्षात्कार हरिद्वार में होगा। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा शुल्क साक्षात्कार दिवस को जमा करना अनिवार्य होगा। जो साक्षात्कार शुल्क होगा साक्षात्कार दिवस के जिस दिन साक्षात्कार हो उसी दिन जमा करना होगा। ठीक है, आवेदन पत्र की अंतिम तिथि हुआ नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन सबमिट करने पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पूर्ण मानी जाएगी। सबमिट अगर आप करोगे तभी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि से पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर पुनः आवेदन कर सकता है। अगर आपने कोई गलती की है फिर तो जब तक लास्ट डेट है तब तक जो आपको फिर दोबारा से उसको कैंसिल करके फिर दोबारा से आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। अगला देखेंगे कि अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सन्निकट मार्गदर्शिका 2019 यथा संशोधित जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है का अवश्य अवलोकन करें। साक्षात्कार प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदक पत्रों अभिलेखों की सनिरीक्षा विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सन्निकट मार्गदर्शित 2000 के समय समय पर यथा संशोधित उल्लेखित विधानुसार संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र किए जाने के दावों की पुष्टि वांछित अवलोकन न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिए जाएंगे। प्रश्नगत विज्ञापन सापेक्ष विभिन्न चरणों में होने वाले प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों से सूचनार्थ विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। आयोग की वेबसाइट यूकेपीएससी से आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी है। तो विज्ञापन अभ्यर्थी विभाग ओबीसी ओएलए पीएफजी जो है निःशक्त ग्रस्त होने पर आरक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्त आरक्षित ना हो। उक्त श्रेणी के निःशक्त के ग्रस्त ऐसे अभ्यर्थी को योग्यता के समान सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा, परंतु दिव्यांगजनों को सरकारी सेवा के प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य अनुपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार उपयुक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आगे देखते हैं कि उत्तराखंड सम्मिलित कनिष्ठ सेवा अभियंता परीक्षा 2021 हेतु इच्छुक अभ्यर्थी से विज्ञापन शर्ता ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते। इच्छुक या पात्र अभिभावक वेबसाइट पर 17 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या हम गए उत्तराखंड सम्मिलित कनिष्ठ अभियंता में परीक्षा जो रिक्तियों की संख्या है वो आपके पास 776 है। यहाँ पे रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है, ये बाद में डिपेंड किया है। रिक्तियों के विभागवार विवरण निम्न है। देखेंगे हम किस विभाग में कौन सा पद है तो उस हिसाब से हम करेंगे। देखो भाई, जितने भी लोग आपके पास हैं, अभी आपने शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कीजिए। जितने भी लोग आपके साथ जो कनिष्ठ अभियंता की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस बार छोड़ना नहीं है। इस बार सिलेक्शन तो लेके रहना, सिलेक्शन लेके रहना। इस बार खूब मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, पूरे पढ़ो, 12 14 16 जितना मर्जी उतना पढ़ो। इस बार छोड़ना नहीं है, ये गोल्डन चांस है, इसको आपको करना ही होगा।
चाहे आप कैसे भी करें, जुनून लाओ अपने अंदर, आग लाओ और उबाल लाओ अपने अंदर, ठीक है। तो ये बहुत गोल्डन चांस है और इस बार इसको भले ना काफ़ी बड़े दिनों बाद आई है, काफ़ी सालों बाद आई, 6-7 सालों में, और काफ़ी मेहनत लगी इसे लाने में। तो आप सभी का जो है, जितने भी आपके साथ दोस्त हैं, ग्रुप हैं, उन सभी में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ कीजिए। तो यहाँ पे जो है कनिष्ठ अभियंता सिविल की बात हम करें तो यहाँ पे जो है ग्रामीण निर्माण विभाग आप देख पा रहे हैं। पहला यहाँ पर जो है कनिष्ठ अभियंता सिविल की जो है लेवल 7 का है, 170 सीटें हैं। यहाँ पे अनरिजर्व 117 हैं, 107 हैं, और SC की 17 हैं, ST की 10 है, OBC की 19 है, EWS की 17 है, ठीक है। और यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता विद्युत में जो आ रखी 44,900 से है, और यहाँ पे 1,42,400 रहे। लेवल 7 की वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, और इसमें जो पद है 9 है, 6 अनरिजर्व है, SC का 1 है, OBC का है, EWS का 1 है, ठीक है। और इसी प्रकार एक दूसरा है इसी में कि कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक, इसमें जो है 44,000 से सेम लेवल है, और यहाँ पे 3 सीटें, एक अनरिजर्व है, एक OBC के लिए सीट है। तो यहाँ पे अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें कि ग्रामीण निर्माण विभाग में क्या क्या होनी चाहिए, तो जो सिविल वाले हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड प्रदेश सरकार से प्राविधिक शिक्षा प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होना चाहिए, यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कनिष्ठ अभियंता विद्युत में क्या होना चाहिए, विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। और कनिष्ठ प्राविधिक के लिए उत्तर प्रदेश का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। कनिष्ठ अभियंता की बात करें यहाँ पे सिंचाई विभाग में, यांत्रिकी की बात करें तो यहाँ पे 49 है, 36 अनरिजर्व है, SC की 2 है, ST की 2 है, OBC की 4 है, EWS की 5 है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त या विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, या उत्तराखंड प्रदेश विद्युत में अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। प्रदत्त यांत्रिकी या विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा लिखित अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी या विद्युत अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिंचाई विभाग में जो है एक आ रखी है। अभियांत्रिकी की हमने बात की। और अधिमानार्थ क्या है, एक प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या राष्ट्रीय सेवा योजना का C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर ये भी है तो आपके पास चलेगा, नहीं तो आपके पास न्यूनतम, ठीक है, ये होना चाहिए। अगली बात करेंगे सिंचाई विभाग की, हम बात कर रहे थे सिंचाई विभाग में हम बात करेंगे सिविल की, हम बात करेंगे सिविल में यहाँ पे 20 पद हैं, 12 रिजर्व हैं, 2 SC के हैं, 4 OBC के, EWC इतने। तो यहाँ भी जो है 3 वर्ष या सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, या आपका राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये कैंडिडेट हैं इनको थोड़ा, अगर इनके पास ये हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा मौका मिलेगा। अगली बात करेंगे कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में करेंगे, 16 पद हैं, 8 अनरिजर्व हैं, SC का 4 है, ST के 1 है, OBC के 2 हैं, EWS का 1 है। तो यहाँ पे क्या है, 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या ठीक है अखिल भारतीय प्राविधिक अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता कृषि की अगर बात करें 3 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या अपने राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए कृषि अभियंत्रण में। पंचायती राज में देखेंगे आप तो पंचायत राज्य में यहाँ पे देखेंगे 21 पद हैं सिविल के, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो रुड़की विश्वविद्यालय या हीविट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ, या सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ से, या अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, या पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, या उड़ीसा या MG टेक्निकल इंस्टीट्यूट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। पेयजल में बात करेंगे या स्वच्छता विभाग करेंगे तो यहाँ पे सिविल में 79 पद हैं, 42 अनरिजर्व, SC की 3 है, ST की 1 है, OBC की 25, EWS की है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त में या विद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कनिष्ठ अभियंता सिविल की अगर बात करें हम किसमें, लोक निर्माण विभाग में, तो यहाँ पे 183 हैं, जहाँ पे 150 अनरिजर्व है, SC की 6 है, ST की 2 है, OBC की 7 है, और EWS की 18 है, ठीक है। तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। कनिष्ठ एवं प्राविधिक की बात करेंगे हम तो यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है। लोक निर्माण विभाग में प्राविधिक में फिर यहाँ पे सिविल में ही डिप्लोमा चाहिए। और यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी की बात करेंगे 2 है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या पॉलिटेक्निक से जो है आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत में हम बात करें 21 पद हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सब में जो है आपका डिप्लोमा है। विद्युत विभाग में, सुरक्षा विभाग में अगर हम करें तो यहाँ पे अवर अभियंता की जो वैकेंसी है वो है
यहाँ पे 9 है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं। अवर अभियंता सिविल की हम बात करें, आवास विभाग में 139 है, 73 आपके पास अनरिजर्व है, 27 आपके पास एससी की है और एसटी की 6 है, ओबीसी की 19 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है। सरकार केंद्र सरकार पॉलिटेक्निक तकनीकी शिक्षा। कृषि विभाग में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ अभियंता अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा, टोटल 36 है, अनरिजर्व 5 है, एससी की 5 है, अनरिजर्व 25 है, एससी की 5 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस के ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि, सिविल, मैकेनिकल या विद्युत अभियंत्रण में 3 वर्ष का होना चाहिए। आप कृषि से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से या विद्युत से हो, 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होने चाहिए आपके पास 9। तो देखेंगे 30 के पद का स्वरूप क्या है। विज्ञापित सभी अराजपत्रीय अंशदायी पेंशन युक्त है तथा कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक ग्रामीण निर्माण विभाग एवं कनिष्ठ अभियंता सिविल आवास विभाग के पद अस्थायी एवं अन्य विज्ञापित सभी पद स्थायी हैं। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो आपका जो है ग्रामीण निर्माण विभाग एवं कनिष्ठ अभियंता सिविल, ठीक है, कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक ग्रामीण निर्माण विभाग एवं कनिष्ठ अभियंता सिविल आवास विभाग के पद स्थायी हैं। इन तीनों को ध्यान रखना भाई। जो ये कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक वाला लिखा हुआ है ग्रामीण निर्माण विभाग में एवं कनिष्ठ अभियंता सिविल आवास विभाग के पद अस्थायी हैं। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए हैं, इनका कुछ फिक्स नहीं, लेकिन जो और पद हैं वो स्थायी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है भाई। हम देखेंगे ग्रामीण निर्माण विभाग में देखेंगे तो सिविल के लिए जो है यहाँ पर टोटल 107 अनरिजर्व है, 17 एससी की है। यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस हमने पहले ही कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे ग्रामीण विभाग विद्युत में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है शैक्षिक आर्थ क्या लघु सिंचाई विभाग में कितने हैं, सब विभाग में हमने ऊपर से पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप इस सब को ध्यान से देख सकते हैं, आप इसको भी एक बार सही पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि प्रत्येक विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद के सापेक्ष दिव्यांगत हेतु आरक्षण उक्तांकित तालिका में उल्लिखित श्रेणी ओए, ओएलए या पीबीएफ अनमान्य है। उत्तराखंड शासन के शासनादेश 1196 दिनांक 25 मार्च 2011 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद हेतु दिव्यांगजन श्रेणी चिन्हित की गई तथा उत्तराखंड शासनादेश 22 किया गया है। तो ये हमारे पास सभी हैं। तो यहाँ पे क्या कनिष्ठ अभियंता समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य आर्थिक या वांछनीय आर्थिक निम्न होनी चाहिए। ठीक है, समूह गा के है ग्रुप सी के लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक आयोग सेवा की परिधि के बाहर समूह गा के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय आय नियम 2010 या संशोधन 2019 में लिखित सभी विशिष्ट अपील इतने इतने मान्य माध्यमिक उच्च न्यायालय में दिनांक इतने इतने पारित किया गया निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, यथा संशोधन नियमावली 2019 उल्लेखित प्रावधानों की अपील इतने इतने में माध्यमिक उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5/12/2018 के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो परंतु शासन की पत्रांक जो ये था पुराना था 8 अगस्त 2011 के अनुसार जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हो किंतु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या इतने में केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्य पर आवेदन नहीं, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की सेवाएं सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आयु की गणना की गई तो आयु की गणना आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2021 है। यदि सीधी भर्ती के चयन के लिए कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग एवं पंचायत राज विभाग न्यूनतम 18 लिखी है और बाकी सभी के लिए 21 से और अधिकतम 22 है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, छूट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे विभिन्न श्रेणियों उपश्रेणी है तो उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत वर्तमान प्रचलित शासनादेश के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी की उपश्रेणी का छूट प्रदान की जाएगी। तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी 3 या 5 साल की जो भी छूट रहती है वो मिल जाएगी आपके पास। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों को शासनादेश देने के लिए किस्म द्वारा आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं शासनादेश इन्होंने सारा लिखा हुआ है, सभी चीज़ लिखा है। आप आरक्षण की देखें, उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य वर्ग अनार्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड के 36 आरक्षण शासन द्वारा निर्गत एवं तथा अधीनस्थ प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखंड राज्य के आदिवासी अभ्यर्थियों को ही अनमान्य होगा। आरक्षण संबंधी शासन में विस्तृत विवरण है तो आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें अनुसूचित जाति या जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे आप पूरा
पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ से थे विकलांग वगैरह हैं आप, तो सब चीज़ यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र अपने अन्य अभिलेखों के साथ साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व निर्धारित आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। ठीक है, तो ये कार्यालय में जमा करना होगा शासनादेश। ठीक है, राष्ट्रीयता की बात करेंगे कि क्या होना चाहिए कि आप क्या है, भारत का एक नागरिक हो या तिब्बत शरणार्थी से भारत में स्थायी निवास करता हो, 1 जनवरी 1962 से के पूर्व आया हो, से पहले आया, भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी अफ्रीकी देश कोने या कोने से कहाँ से प्रभावित हो, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक होने चाहिए। चरित्र क्या है, सेवा में से किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकरण इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा। ठीक है, तो वैवाहिक स्थिति क्या होगा कि यहाँ पर जो है पुरुष अभ्यर्थी पात्र होगा जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। ऐसी महिला केवल पात्र न होगी जिसके एक ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिनकी पहले से पत्नी जीवित हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य भी आप देख सकते हैं। किसी अभ्यर्थी की सेवा में मौलिक रीति की नियुक्ति करने से पूर्व यह आवश्यक है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2-3 के अध्याय 3 में अधीन बनाए गए नियम के अनुसार चिकित्सा अधिकार आधार पर्वत आशय की होगा। तो यहाँ पे जो भी उन्होंने नियम बनाए हैं वो भी होगा। आवेदन कैसे करें, इच्छुक अभ्यर्थी जो है आवेदन करना कैसे है, इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आमंत्रित पत्र किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जा सकते हैं। उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 है, जो यहाँ तक है। ऑनलाइन कैसे कैसे किए, तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको देखा है कि आयोग की वेबसाइट जाओ, विज्ञापन अवलोकन पर के पश्चात वहाँ पर जाकर मेनू बार में अप्लाई नाउ पे करना है, क्लिक करें, अप्लाई नाउ करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सावधानी पढ़ने के पश्चात अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपनी सही जानकारी भरकर लॉगिन करेंगे और पासवर्ड और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद कन्फर्म फील्ड इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः समय परीक्षण कर ले। भरी हुई जानकारी भरने के बाद यहाँ पे सभी सही है तो आई हैव वेरीफाइड टू इन द फॉर्म टिक करना है और उसके बाद क्या है सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर उन्होंने सब दिए रखा है। फॉर्म पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एक्सेट्रा का विवरण भरे। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे पूरा भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो सब फाइनल सबमिशन के बाद अभ्यर्थी त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। ईमेल आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के पश्चात अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने और यहाँ पे अपडेट एजुकेशन पर क्लिक करना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रिनरोल्ड मेन पर क्लिक करें, फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान रखें माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को एडिट या अपडेट नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए यूकेपीएससी हेल्पलाइन ये भी ईमेल दिया। फाइनल सबमिट करेंगे। शुल्क की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 3 अक्टूबर 2021 तक कोई भी आपको रोजगार नहीं लिया जाएगा। 2021 द्वारा प्रदत्त कोविड-19 रोजगार के लिए 31/3/2022 तक कोई शुल्क नहीं लेने के उत्को प्रदत्त दृष्टिगत आवेदकों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपके जो है यहाँ पे नीचे लिखा है उत्तर कुंजी वगैरह सब लिखा हुआ है। तो अंगूठे का निशान भी आपका होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंगूठे का निशान होना चाहिए उत्तर का जो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो मेन था वो मैंने पढ़ दिया है। साक्षात्कार हम बात करेंगे। साक्षात्कार परीक्षा पूर्व अभ्यर्थी प्रमाण पत्र आवेदन जब साक्षात्कार उससे पहले क्या है आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जाएगा। साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। तो उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आपका साक्षात्कार से पहले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी चीज़ देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है। प्रश्नगत विज्ञापन में 9 विभागों में पद विज्ञापित हेतु चयन पूर्ण साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाइन लिंक के माध्यम से विभागवार या पदवार ऑनलाइन वरीयता अंकन करना आवश्यक है। प्रश्नगत विज्ञापन में 9 विभागों के किसी विभिन्न पद विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों का चयन हेतु अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व
दिए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से विभागवार पदवार ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र में वरीयता का अंकन करना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सब चीज़ यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जो है डिटेल लिख सकते हैं। भवन परीक्षा के आचरण, यहाँ पे पूरी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल। अब हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा। इसके सेंटर की हम बात करेंगे। सेंटर इसके बनाए गए हैं 14। कहाँ है? अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चंपावत है, हल्द्वानी है। तो यहाँ पे अल्मोड़ा में कितने बनाए गए हैं भाई? अल्मोड़ा है, कोड भी यहाँ दे रखा है। अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा है, रुद्रपुर है, पिथौरागढ़ है, देहरादून है, गोपेश्वर है, हरिद्वार है, न्यू टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, श्रीनगर है, उत्तरकाशी। तो आप जो है जो भी आपके नियरेस्ट हो आप उसको बढ़ सकते हैं। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस यहाँ पे होगा सामान्य योग्यता परीक्षण पाठ्यक्रम फर्स्ट। पहला जो पहला होगा जो है उसमें क्या सामान्य हिंदी होगी 100 नंबर की, ठीक है, और सामान्य अंग्रेजी होगी 100 नंबर की, ठीक है। प्रत्येक अंक 1 नंबर का होगा, घंटे समय अवधि 2 घंटे की होगी। अभी यहाँ पे अभियांत्रिकी की सिविल इंजीनियरिंग में आपके 2 पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, 180 प्रश्नों की 180 प्रश्न होंगे और 360 नंबर का होगा, जो 2 अंक का एक होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। वैसे मैकेनिकल में भी सेम कंडीशन है और इलेक्ट्रिकल में भी है और एग्रीकल्चर भी है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद तीसरा आपके पास 100 अंक का आपका साक्षात्कार होगा और यहाँ पे 920 का लिखित होगा और 100 नंबर का साक्षात्कार। कुल योग की बात हम करेंगे 1020 होगा। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका सिलेबस है, सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस आपकी बात करें तो हिंदी में यहाँ पर सिलेबस दिया वर्ण संरचना, वर्तनी संशोधन, विश्लेषण, शब्द रचना, उपसर्ग, शब्द भेद, रचना, रिक्त वाक्य रचना, वाक्य संशोधन, शुद्धि, शब्द शुद्धिकरण, लोकोक्ति एवं व्यवहार, पठित गद्यांश, आंखें लेखन गद्य। तो ये सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का स्वरूप हाई स्कूल स्तर का होगा। तो ये जो यहाँ पे हिंदी आएगी आपकी हाई स्कूल स्तर की आएगी, सामान्य हिंदी। और यहाँ पे इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पे 100 नंबर्स का होगा। यहाँ पे सारा कंप्रेहेंशन दिया हुआ है। यूज फॉर आर्टिकल्स, यूज फॉर द करेक्ट प्रोफेशन या 1 वर्ड ऑफ द समेशन ऑफ सेवंस। यहाँ पे टेंसेस वगैरह जो भी दिए हुए, ईच क्वेश्चन ऑफ द 1 मार्क का है, ठीक है। तो ये दे रखा है आपके पास। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्निकल पोर्शन है उसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगी, प्रत्येक टॉपिक के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर आएगा, आरसीसी, स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि बिल्डिंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी है, सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या आएगा आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा और आरसीसी आएगा, है ना, और स्टील आएगा और बिल्डिंग एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट आएगा। सेक्शन बी में क्या आएगा, सॉयल आएगा, सर्वेइंग आएगा, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन आएगा, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग कैसे होता है, तो ये सब यहाँ पे आएगा। पेपर सेकंड में क्या होगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। पेपर फर्स्ट की बात तो हो रही थी, तो पेपर सेकंड में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आएगा, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट की बात, हम पेपर फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो पेपर फर्स्ट था जो टेक्निकल, उसमें ये आएगा। पेपर सेकंड में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आएगा, इसमें क्या आएगा, ये चीज़ें आएगी। क्या कहेंगे, ये चीज़ें आएंगी। पेपर सेकंड का जो सेक्शन दूसरा होगा, ये चीज़ें आ जाएगी, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, मेजर प्रॉपर्टीज़, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह सारे सब्जेक्ट हैं, डायमेंशन, चेंज, ट्यूब्स, ये लिखा है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। आराम से इसके नोट्स बनाएं, इस पर सही ढंग से देखेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप देख सकते हैं, पेपर है, अप्लाइड मैकेनिक्स वगैरह दे रखे हैं उन्होंने, और मैकेनिक्स ऑफ सॉयल देख रखा है। मैकेनिकल प्रोडक्ट सेक्शन बी में आप मटेरियल साइंस देख सकते हैं और डिज़ाइन ऑफ एस्टिमेशन देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देख सकते हैं यहाँ पर, और सेक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल की होगी। सारा जो है थर्मल इंजीनियरिंग होगी, रिफ्रेंसिंग एंड एयर कंडीशनिंग होगी, हाइड्रोलिक्स या हाइड्रोलिक्स मशीन होंगे, सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं मैकेनिक टूल्स ऑफ द हाइड्रोलिक मेंटेनेंस, वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद सेक्शन है वेरीफाई ब्रीफ एंड फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, एलिमेंट्री होगा, ये होगा 4 चीज़ें। सेक्शन बी में है ब्रीफ एंड स्टडी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, ये होगा,
ठीक है, पावर प्लांट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पेपर सेकंड में डिप्लोमा लेवल का होगा सारा। पेपर सेकंड का जो सेक्शन ए है वो भी सारा होगा। ब्रीफ एंड इंफॉर्मेशन, नेटवर्क थ्योरम, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टाइल्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इसको हम डिटेल में सकते हैं। और यहाँ पे मैंसुलेशन और मेजरमेंट सब्जेक्ट। अब आपका दूसरा बचा है आपका कि जो एग्रीकल्चर वाला है, डिप्लोमा लेवल का आएगा, जो भी है पावर, फार्म पावर इंजीनियरिंग एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग, बायोगैस टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ आएगा। बी में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज या फार्म एंड लैंड डेवलपमेंट मशीनरी। ठीक है, ये है। पेपर सेकंड में इरीगेशन एंड ड्राइंग, ड्रेनेज इंजीनियरिंग आएगी, और यहाँ पे माइनर इरीगेशन आएगा, और यहाँ पे सॉयल एंड वाटर रिसोर्स एंड लैंड रिजर्विंग इंजीनियरिंग आएगा सेक्शन बी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा जो है ये आपके लिए था। और यहाँ पर देखें ये आरक्षित स्थिति के, ये आप इनको भी देख सकते हैं। तो मेन जो था सिलेबस की हमने बात की और चीज़ की हमने बात की, तो यहाँ पर आप ये सब अन्य कैंडिडेटों के लिए है कि क्या चीज़ें होनी हैं। तो आप यहाँ पर जो है सभी चीज़ों को सही ढंग से पढ़ेंगे और तब जाके इसको अप्लाई करना, सही ढंग से अप्लाई करना। और यहाँ पर जो है आप सभी का जो है फॉर्म भरिए, बड़े जुनून के साथ भरिए। ये फॉर्म जो है पूरा टोटल 40 पेजों का ये नोटिफिकेशन है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा हमने अभी तक, और इस नोटिफिकेशन को जो जितने भी दोस्त हैं उन सब में शेयर कीजिए वीडियो को, और जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि जो भी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, जो भी सम्मिलित कनिष्ठ अभियंता के फॉर्म जिन्होंने भी भरा है, वो सब जो है इस फॉर्म को अवश्य भरेंगे। तो थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद। सभी मिलकर खूब मेहनत करो, अच्छे ढंग से पढ़ो और इस बार सिलेक्शन लेके रहो। तब तक के लिए जय हिंद।